रामायण काल में महाज्ञानियों में से एक ज्ञानी रावण भी थे और कहते हैं कि जब मेघनाद का जन्म होने वाला था उस दिन रावण ने सारे ग्रहों को बांध के एक ऐसा युति बनाया था जिस समय जो भी पैदा होगा वो एक महापुरुष या महाबलवान पैदा हो। तो इससे ये पता चलता है कि ज्योतिष शास्त्र हमारे शास्त्रों में कई पुराणों कई कल्याण कई पहले टाइम से है और इसलिए आज हम बात करेंगे ज्योतिष के विषय में। और हमारे बीच आ रहे हैं पंडित सुबोध शर्मा जो कि एक ज्योतिष शास्त्र है इस एपिसोड में। So welcome to the DK show. This is the second episode and I'm the host Dipesh K Nage and you're watching the DK show. पंडित जी वेलकम टू द डीके शो। थैंक यू। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। हम लोगों ने लास्ट किया था सीरा कम्युनिटी के ऊपर और इसके बाद हम लोग सोच ही रहे थे कि कुछ इस टॉपिक में बात करें जो पहला स्पिरिचुअल हो, दूसरा तो साइंस से रिलेट करता हूँ। और मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट है जो साइंस और आध्यात्म को जोड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इंटरनली देखें तो वो एक मैथमेटिक्स है बिल्कुल और आप बाहर से देखें तो एक खुद स्पिरिचुअलिटी में आता है। बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप इस एस्ट्रोलॉजी में कैसे पहुंच गए? योग और संयोग है ना जी। ग्रहों का चाल मुझे भी लाया, है ना, ग्रहों की स्थिति मुझे भी बनाया, है ना। सबसे पहले ज्योतिष एक दृष्टि है जी। है ना? शिव जी की तीसरी दृष्टि है। उसी प्रकार से मानव जीवन को मार्गदर्शन के लिए बहुत बड़ा दृष्टि है और उसी दृष्टि का निमित्त मुझे ईश्वर ने बनाया, है ना। मेरी भी कुंडली सिंह लग्न की बनती है। अच्छा। और सिंह लग्न का स्वामी होते हैं सूर्य, है ना? पहला। और सूर्य का काम है प्रकाश देना, है ना। तो लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ ज्योतिष के आधार पर, है ना। इस दृष्टि को लोगों तक फैलाता हूँ कि आप भी इसका बेनिफिट उठाइए। तो आज हम लोग इस डीके शो में है और आज हम लोग पूरे लोग बेनिफिट उठाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप यहाँ हैं और आप ये समझिए कि मेरा नॉलेज तो जीरो है, मैं पूरा बच्चा हूँ और आज आप सोच लीजिए कि मुझे माँ दंतेश्वरी के दरबार ज्योतिष सिखा के जाओगे। बरसों से सभी को सेवा दे रहा हूँ, बड़े से छोटे गरीब से सभी को। जी। मैंने नेता अभिनेता जीतते रहे सभी को मैं मार्गदर्शन दिया हूँ जी। तो आप भी बड़े पुराने शिष्य हो मेरे, है ना। तो सभी को गाइड करूँगा, ऐसा नहीं है। और सच ये है कि ज्योतिष को अलग अलग नज़र से लोग देखते हैं या उनका नज़रिया क्या है वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। जी। लेकिन मानव जीवन में इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसको अगर उसको सदुपयोग किया जाए तब ठीक है ना। इसलिए इसके उचित मार्गदर्शन अगर मिले इसके माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल। दुनिया आग से खेल जाएगा, हम लोग की प्रेरणा से दुनिया आग से खेल जाएगा और खेल जाते हैं। असंभव चीज भी लोग पॉजिटिव हो जाता है। जी। हमारे गुरुदेव ने एक ही शिक्षा दी थी और वो शिक्षा मुझे आज तक याद है। बेटा तेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तुमसे डरने नहीं आता है, तुमसे परेशान या जलील होने नहीं आता है, तुमसे ऊर्जा लेने आता है, एनर्जाइज होने आता है। और शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरु के सानिध्य में जाने से, गुरु के संरक्षण में जाने से, गुरु की वाणी सुनने से ही गुरु प्रबल हो जाते हैं। बिल्कुल। और गुरु शिष्य परंपरा तो हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल बिल्कुल हमारा सनातन धर्म और वैदिक धर्म जो है बिल्कुल उसकी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी भी ग्रह दशा, हमारी भी जन्म कुंडली
इस ओर इशारा कर रही थी, है ना। केतु हमारे द्वादश भाव में बैठे हैं, जो अच्छा। मोक्ष कारक होते हैं। द्वादश भाव के केतु मोक्ष कारक होते हैं, इंट्यूशन को डेवलप करते हैं, ठीक है। जी। दशम द्वादश इन द सेंस 11। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जी। जिसे काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। अच्छा, 1 to 12, एक से हाउसेस होते हैं सारे। हाँ 12 हाउस होते हैं, जी। 1 से लेके 12 घर तक। उन 12 घरों में ही पूरी संरचना है, पूरी कहानी है। आपके माता पिता की कहानी का हाउस है, आपके तन भाव का हाउस है। जैसे प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, काल पुरुष की कुंडली की मेष राशि बनती है। अच्छा। पहली राशि मेष है, तो मेष एक पावरफुल राशि है, गर्म, मार्स है ना। जी। तो मार्स में फायर है, ठीक जी, है ना। मंगल है ना, एनर्जी है उनमें, है ना। मंगल ऐसे भी लाल ग्रह है, ठीक है ना। तो मंगल सबसे पहले किस चीज को रिलेट करते हैं, जैसे मंगल से अफेक्टेड व्यक्ति होगा तो वो क्या क्या कर सकता मतलब है। आप कहना चाहते हैं कि फर्स्ट जो हाउस होता है वो मेष का होता है, मेष, मंगल उनकी गॉड है। हाँ, हम जोड़ेंगे तो पहले घर से 12वें घर तक जाएंगे। उनकी क्वालिटी बॉडी में दिखती है। हाँ हाँ, 100% दिखती है। जैसे मार्स से अफेक्टेड व्यक्ति जब होगा, वृश्चिक लग्न या मेष लग्न की कुंडली होगी, जी। तो उसमें फायर है, आग है ना। अच्छा अच्छा। सिंह लग्न है, जैसे मेरा लग्न है, तो वो सूर्य है ना, तो उसमें गर्मी है। मोदी जी हमारे हैं प्रधानमंत्री, जी। वृश्चिक लग्न वाले हैं। पंडित जी, हम कैसे जानेंगे हमारा लग्न कौन सा है? हाँ, वो तो जन्म कुंडली, आपका जन्म समय, अच्छा। जन्म टाइम का से। टाइम से वो आपकी कुंडली खोली जाएगी, जी। तो आपका पता चलेगा कि आप कौन से लग्न के हैं, जी। कौन सी राशि के हैं। जी। अब यहाँ पे एक दुविधा है कि आम जनमानस में हाँ। हम राशि जानते हैं, ठीक है ना, चंद्र राशि को ही जानते हैं, ठीक है ना। जी। जहाँ चंद्रमा जिस अंक पर बैठी रहती है, जिस भाव में, उसे चंद्र राशि बोलते हैं। अच्छा। जिसे हम आम लोग जानते हैं, मेरी राशि क्या है, तेरी राशि क्या है। हाँ, जैसे मेरी मीन राशि है। मीन राशि है, वो 12वीं राशि पर 12 नंबर पर बैठी होगी, चाहे किसी हाउस में 12 नंबर रहेगा, बराबर। अच्छा। तो वो आपकी चंद्र राशि हुई। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हम लोग जो है, लग्न राशि और चंद्र राशि का अध्ययन करते हैं। अच्छा। तो लग्न राशि हुई तन भाव, प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस इज लग्न, है ना। तो उसे लग्न राशि बोलेंगे, बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी, तन भाव उसको बोलते तन हैं। भाव। और चंद्र राशि जो है मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन है, माँ है, मतलब शीतल है। लग्न और राशि में क्या फर्क होता है? क्योंकि बोलता है ना, जैसे मेरी ये राशि है, वो राशि है। लेकिन जब मैं किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास जाता हूँ, तो वो बोलते हैं आपका ये लग्न है। और मैं हमेशा देखा हूँ कि राशि कभी भी लग्न नहीं होता, कभी हो भी सकता है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। आप आम बोलचाल की भाषा में एक बात बोलते हो हमेशा, जी। मैं तन मन से लग जाऊंगा। जी। गौर करेंगे हाँ। इस शब्द को, मैं तन मन से लग जाऊंगा। तो तन हुआ आपका लग्न, दैट इज कॉल्ड लग्न, फर्स्ट हाउस। जी। वो हुआ तन भाव। और चंद्रमा जिस राशि पे बैठी है, वो हुआ मन। ओके। तो हमारे कुंडली में हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर 2 राशियों से रिलेट है, लग्न राशि और चंद्र राशि। ओके। आप समझ गए होंगे शायद। जी जी। ठीक है ना। तो हमारे शरीर में ही मन कुछ और बोल रहा है और तन कुछ और बोल रहा है। मन कह रहा है कि मैं ऑफिस चला जाऊं, और तन कह रहा है नहीं यार, मैं टायर्ड हूं, नहीं जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड लग्न राशि एंड चंद्र राशि। शायद क्लियर हो गया होगा। जी 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 जी। तन और मन अक्सर बोलते हैं जी कि तन मन से लग जाऊंगा, हाँ। यानी लग्न से भी लग जाऊंगा, लग्न राशि से भी लग जाऊंगा, और चंद्र राशि से भी लग जाऊंगा। तो राशि आपको शायद क्लियर हो गया होगा। जी जी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। मन। चंद्रमा क्या है? मन है, लूना। जी। बहुत कोल्ड ग्रह है, ठंडा ग्रह है। हाँ। चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। माता का कारक, स्त्री कारक ग्रह है। अच्छा। है ना जी। और इस कुंडली में सूर्य जो होते हैं, वो पिता का कारक होते हैं।
अगर आत्मा का कारक आपने होते कहा अभी कि कुछ सेकंड हाउस शायद चंद्र का बताया था। हैं। जैसे हमारे 12 घर का कुंडली होता है शायद, और सेकंड हाउस ने बोला कि चंद्र माँ का स्थान है। नहीं, चंद्रमा ग्रह जो है, चंद्र जो ग्रह है, वो माता के कारक हैं अच्छा, कुंडली में। तो हम लोग क्या, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये इंटरकनेक्टेड है फैमिली से? क्या हम अपना कुंडली देख के अपने पेरेंट्स का कुछ जान सकते हैं? हाँ, सभी हाउस रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। फर्स्ट हाउस आपके तन भाव को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। सेकेंड हाउस जो है धन, कुटुंब, परिवार, वाणी का कारक ग्रह है। अगर जिसका सेकेंड हाउस का स्वामी कमजोर होगा, उसमें साउंड में दिक्कत आ सकती है, तुतलापन आ सकता है, गले का कंठ का रोग हो सकता है। अच्छा। तो सेकेंड हाउस वाणी का कारक है, धन का कारक है, और कौटुंबिक सुख, परिवार का सुख का कारक। मतलब जिसका अगर सेकंड हाउस स्ट्रांग है, हाँ, तो वो फैमिली ये अच्छा सारे होगा, चीज मिलेंगे, बहुत कनेक्टेड होंगे। बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। अच्छा। बट कहीं भी कुंडली को स्टडी करने में, हॉरोस्कोप को स्टडी करने में, किसी भी एक ही घर को देख करके आप सारे निर्णय नहीं ले सकते हैं। बहुत ही गंभीरता से निर्णय लेना पड़ता है, बहुत ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हर चीज को। उस भाव का स्वामी क्या है, उस भाव के कारक ग्रह कौन से हैं, है ना, कारक ग्रह क्या हैं, इसके कारक ग्रह कौन से हैं, तो सबको जोड़ना पड़ता है। तो सेकेंड हाउस जो होता है धन, कुटुंब और वाणी का कारक। समझ गए होंगे शायद, है ना जी। इसी प्रकार से 12 घर है कि अपना 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 भाव को भाव है। ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे थर्ड हाउस हम चले, तीसरे भाव का स्वामी। जी। तीसरा घर क्या है, ये पराक्रम का घर है, अटेम्प्ट। ओके। एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सपोज थर्ड हाउस जिसका कमजोर हो गया, वीक है ना, उस घर का स्वामी सही नहीं, उस घर में बहुत अच्छे ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, उस घर पर अच्छी दृष्टि नहीं पड़ी ग्रहों की, हाँ। तो बेचारा सारा प्रिपरेशन करेगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, वो अटेम्प्ट नहीं, पराक्रम नहीं दिखा पाएगा। ग्रह और बुरे ग्रह में फर्क क्या होता है? सबसे पहले शुभ ग्रह और पाप ग्रह। जी। हाँ, तो शुभ ग्रह और पाप ग्रह। जी, बुरे ग्रह पाप ग्रह है। हाँ, नहीं, शुभ ग्रह और पाप ग्रह अति क्रूर ग्रह है ना। अच्छा। ये सभी हैं कुंडली में। जी। इनके लिए कौन से ग्रह क्रूर ग्रह ही शुभ ग्रह बन जाएंगे, वो तो उनके कुंडली के योग पर डिपेंड करता है। अच्छा। उनके कारक ग्रह अगर क्रूर ग्रह ही है तो वही बहुत पैसा दे देगा उनको, बहुत ज्यादा धन दे सकता है। कुंडली में, जन्म कुंडली में सबसे सौम्य और शुभ ग्रह जो होते हैं मात्र 2 ही हैं, वो हैं गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा। चंद्रमा। अच्छे, मतलब सूर्य भी नहीं है? सूर्य अपने तेज के लिए जाने जाते हैं, उसमें सौर्य है, राजा हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके हिट से तो बहुत सारा परेशानी भी तो आती है ना। अच्छा। तो सबसे शुभता लिए हुए ग्रह गुरु और चंद्रमा होंगे, है ना। बाकी सभी ग्रहों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सूर्य का अपना प्रभाव है, बुध का अपना प्रभाव है। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे मम्मी एक श्लोक बताती थी। वो ये था कि सर्वेषां चेतनायाम वेद तरंगित है, वेदांग तरंगित है, उपवान तरंगित है, ब्रह्मांड तरंगित है, उपवेद तरंगित है, प्रतिशाख तरंगित है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सबकी चेतना में ये सारे वेद, ग्रह, ये सारी चीज तरंगित है। हर चीज का इम्पोर्टेंस है, हर चीज। और हर एक वैल्यू, हर एक इंसान का एक ग्रह उसका स्वामी होता है। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता है या न्यूमरोलॉजी से रिलेट करता है? हर चीज से। अंकों का रहस्य अलग है जो वहीं पहुंचाता है। सबसे पहले जान लीजिए, आपके जीवन, मानव जीवन को प्रकाशित करने के लिए या आपके जीवन के ऊपर प्रकाश डालने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, आपके बारे में क्या बताया जा सकता है, इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शास्त्र में कहा गया है कर, कपाल और कुंडली। अच्छा। कर, कपाल और कुंडली। कुंडली। कर मतलब आपके हाथ, ये पंजा जो है ये प्रकृति की बनाई हुई पुस्तक है, ये सामुद्रिक रहस्य, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है।
बशर्ते कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं, हम कैसे अध्येता बन पाए हैं। क्योंकि समुद्र है, मेरे जीवन चला भी जाएगा तो इसे पूरा कभी भी नहीं कर पाऊंगा। इसमें से समुद्र से जितना मैं लेता हूँ डेली प्रैक्टिस में, जीवन के गिरते उठते, बर्बाद होते, राजा से रंक होते, रंक से राजा होते, जीवन में इतनी आयु में मैंने जीवन को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। देखिए, चाहे आप ज्योतिष हो, चाहे मैं कुछ भी हूँ, ऐसा बोलते हैं कि हर किसी के लाइफ में दुख भी होता है, सुख भी होता है। बराबर बराबर। और आप ज्योतिषाचार्य हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ में दुख देखा है? जरूर जरूर जरूर। सबसे पहला दुख सिंह लग्न की कुंडली है। जी। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होते हैं। मेरा लग्नेश द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस। अच्छा, 12वें घर पे। हाँ, जी। 12th हाउस इज द वेस्टेज हाउस। 12वां घर व्यय का घर है, परदेश का घर है ना। जी। फोकट का घर है ना, खर्च करवाता है। तो सबसे पहला दुख तो ये हो गया कि मेरा लग्नेश बैठ गया द्वादश भाव में, जिसके कारण मेरा जन्मभूमि का त्याग हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरा जन्मभूमि का त्याग त्याग हुआ। हुआ। जिसका भी लग्नेश द्वादश, जिनके भी 12वें घर पे लगभग लगभग सूर्य है, तो वो लोग को घर से जाना ही है। सूर्य नहीं, कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह। लग्नेश जब द्वादश भाव में चला जाएगा, 12th हाउस में चला जाएगा, ओके। तो उनके जीवन, उनकी सफलता जन्मभूमि से दूर जाकर, उनका सम्मान दूर जाकर मिलता है। जन्मभूमि पर उतना ज्यादा सफलता या उतना ज्यादा सम्मान के पात्र वो नहीं। मैं एक वीडियो देखा था, आज मुझे थोड़ा बहुत याद है। ऐसा बताया था कि 4th हाउस में केतु हो तो वो घर से हमेशा दूर चले जाते हैं। जन्मभूमि का त्याग वो भी करवाएगा, क्योंकि मेरे में ऐसा है। लेकिन 4th हाउस में जब केतु होगा तो नेचुरली 10th हाउस में राहु होगा। अच्छा, ये लोग अपोजिट होते हैं? अपोजिट होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। ओके। अब अपोजिट, तो 10th हाउस का राहु प्रबल राजयोग देगा, राजनीतिक बनाएगा जबरदस्त। ओके। हाँ, तो वो केतु बहुत नेम फेम करवा देगा, लेकिन माता पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि माता सुख के घर में केतु बैठे रहेंगे जी। और राहु जो है वो 10th घर में शनि की राशि पर बैठेंगे। काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि का 10th नंबर इज मकर राशि, है ना। लेकिन 10th हाउस का राहु जबरदस्त सफलता देता है, यश सम्मान मान, राजनीति के लिए खास करके बहुत जबरदस्त योग बनाता है। ठीक है ना। तो हर ग्रहों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर ग्रहों का चाल है। समझ लो कि आपने पूछा कि कष्ट, तो उस वो अधूरा रह गया थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको मैं पूरा करता हूँ। एक यक्ष युधिष्ठिर वार्ता पढ़ा था मैट्रिकुलेशन में, उसमें यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से, किंग असुखम, असुख क्या है? असुख क्या है? असुख मतलब तकलीफ, दुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, प्रवास गमनम असुखम, प्रवास गमनम असुखम, प्रवासी होना ही सबसे बड़ा असुख है। जो व्यक्ति जीते जी जन्मभूमि पर जी लिया, उससे बढ़िया सुखी आदमी जीवन में कोई भी नहीं है। अच्छा। तो हमें निमित्त आप लोगों की सेवा के लिए बनाया, जी जी, है ना जी। और खास करके मेरा जन्म स्थान नालंदा है, चाणक्य की धरती है, ज्ञान का सागर है, वहां मैं अवतरित हुआ था। अच्छा। और माँ दंतेश्वरी मुझे जगदलपुर बुला लिए। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हुआ कि आप मतलब नालंदा बिहार और आप वहां से सीधा देखिए यहाँ? यही तो भाग्य है। मेरे सारे मित्र लेक्चरर बन गए और मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। ओके। अज्ञान ही बांट रहा हूँ और मुझे खुशी होती है इसमें और बड़ी प्रसन्नता होती है। ज्योतिष को मैं दूसरे नजर से, मेरे कार्यालय में जब लोग बैठता है तो मैं अधिकांश को मैं मोटिवेट करता हूँ। मैं हर व्यक्ति समाज को यही कहता हूँ, आपके कि इस पर जैसे बहुत लोग विषय को
बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, जी। क्या है नहीं है ना? हम्म, तो बिलीव नहीं, बेनिफिट इसका उठाना है। एस्ट्रोलॉजी, हाँ। ज्योतिष शास्त्र आजकल बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि कुछ है न्यूमरोलॉजी, बहुत चल रहा है, सारे एक्टर्स न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नेम चेंज कराते हैं। और ये तो कुछ और भी है, जैसे कि हैंड पामिस्ट्री रीडिंग, और आजकल और भी आ गए हैं मार्केट में। कुछ टैरो कार्ड्स रीड करते हैं, कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड, काफी नाम है, काफी अलग है। बहुत बहुत। तो ये सब क्या एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं? देखिए, विधा कोई भी बेकार नहीं है, विधा कोई भी बेकार नहीं। नहीं है। ओके। जैसे मैं अपने जीवन में, मैं अपने गुरुदेव से सिर्फ पामिस्ट्री सीखा, ओनली हस्तरेखा विज्ञान को सीखा। जी। बाकी माँ सरस्वती दंतेश्वरी के आशीर्वाद से स्वतः जो है मेरे पास सारे चीज, वास्तु, हाँ, सारे विषय आना शुरू हो गए। और लोगों को देखते देखते, है ना, बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो जाता है आदमी, खुद एक बुक बन जाता है, सही मायने में कहा जाए। अच्छा। खुद एक बुक बन जाता है। आप बुक में पढ़े, लिखने वालों ने 100 साल पहले लिखा, जमाना बदल गया, तो उसको आज के डेट में हमें, आज के ज्योतिषी के नाते हमें उसे आज के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाना में राजा का डेफिनेशन क्या था? हाथी, घोड़ा, ये वो, दुनिया जहान कहा जाता था, बराबर? जी। आज उसको किस तरह से डिफाइन करोगे? हाथी घोड़ा तो कह नहीं सकते हो। आपके पास Properties। BMW होगा तो ये होगा, तो गाड़ियों का व्हीकल्स होगा। बहुत सारी सारी व्हीकल्स होंगे, जी। है ना? आपका हवाई जहाज से नीचे ही पैर नहीं उतरेगा। जी। डेफिनेशन देंगे। तो समय बदलता है, उसके अनुसार हम अपने आप में भी एक बुक बन जाते हैं। जी। हमारी संरचनाएं बन जाती है, फॉलो उसी विषय को करते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन होते चला जाता है जमाने के अनुसार। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है एस्ट्रोलॉजी, विषय को समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ? और न्यूमरोलॉजी पे भी है, क्योंकि बिल्कुल। आजकल मैंने बहुत वीडियोस देखी है। खास करके ज्योतिष शास्त्र के लाइन में हम लोग जो काम करते हैं, कुछ विशेषज्ञ जो होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो न्यूमरोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अच्छा। हस्तरेखा को वैल्यू नहीं देते हैं, अच्छा। उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं। आप न्यूमरोलॉजी, मैं ऑल सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सभी से चुराता हूँ, आप किन चीजों में? सभी से लेता हूँ। तो आपके और मैं समझता हूँ कि आपके बारे में बताने में हमें ज़्यादा सहूलियत होती है। जी। तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, एज अ बोलो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और हैंड पामिस्ट्री? देखिए, सबका महत्व अलग-अलग है, सबका महत्व अलग। अलग है। जी। जैसे एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप इज द 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। कैलकुलेटिव मैथ है। अच्छा। शनि की महादशाई 19 वर्ष चलेगी, फिक्स है। गुरु की दशाई 16 वर्ष चलेगी, ये फिक्सेशन है। समझ गए? जी। आपकी हस्तरेखा देख रहा हूं, तो 35 वर्ष की आयु जहां इंडिकेट करेगा, जो हम लोग पढ़े हैं कि इस जगह पर मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहां बीच में कट रही है, वो 35 वर्ष की आयु होगी। अच्छा। तो वहां पर एक अनुमानित इंडिकेट दिया जाएगा। अच्छा। बट शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा इतने वर्ष से इतने महीने से इतने महीने तक रहेगी आप, इसका प्रतिफल ये होगा। अच्छा, बिल्कुल कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड है। ओके। उसमें दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं आती रहती है, पार्ट्स में आती रहती है, छोटे-छोटे ब्रांचेज आती वो है। इफेक्ट करता है? क्यों नहीं? वो छोटा सा चिटका के आपको प्रभावित करके चला जाएगा। गोचर की दशाएं, किसी का बहुत अच्छा महादशा चल रहा है, अच्छे जगह, बट उसकी जो सूक्ष्म दशा जैसे आप बोले, वो समुद्र में राहु का है, कुछ डेंजरस है, तो वो दिन उसका पूरा खराब जाएगा। हाँ, या वो 2-3 दिन उसके बहुत बुरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मेन सोर्सेज क्या है, पहले इसको समझना। मेन सोर्सेज हमारी महादशा। जी।
मेन सोर्सेस हमारी महादशा। मेन हीरो कौन है? महादशा। उसके बाद उसमें अंतरदशाएं आती रहती। जी। तो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र हैं। उस सारे नक्षत्रों का अलग अलग स्वामी है जो आपके पास आएंगे। मैं ऑनर हूँ गुरु का, गुरु की दशा चल रही है। ठीक। तो मेरे पास कौन कौन सी महादशा आ रही है, उसमें मित्र कौन कौन सा है। अच्छा। निश्चित है आपके मित्र आएंगे, उनके रिस्पेक्ट आप ज्यादा दोगे। और अगर वो शत्रु है तो वो इफेक्ट आएगा तो उसके इम्पैक्ट अलग होंगे। अच्छा। उसके इम्पैक्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाला होगा। अच्छा। चलो यार, ना तुमको मेरे को बिगाड़ना ना। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई मित्र हो बट दुश्मन ना हो? ऐसा कोई ग्रह हो सकता है ना, वो है बृहस्पति। बृहस्पति बहुत सौम्य ब्राह्मण ग्रह है। अच्छा। बृहस्पति से शुभ ग्रह। बृहस्पति बहुत हानि नहीं करते हैं कभी। हाँ। बृहस्पति गुरु जो है कभी हानि ज्यादा नहीं करते हैं। तो सबसे सौम्य, सबसे सरल और सबसे न्याय कारक व्हाट इज जुपिटर, गुरु क्या है? इनका डेफिनेशन है अधिकार, नेतृत्व और संचालन के स्वामी, ज्ञान के कारक हैं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं क्यों हूँ जी, इसमें गुरु का भी योगदान है, बृहस्पति का योगदान है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बोला ना जी, आप बता सकते कि मैं जो विषय नहीं जानता हूँ, मैं विषय जो नहीं जानता हूँ उस विषय का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आपके लिए मतलब आप पहला अप्रोच क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजी पहले देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी पे डायरेक्ट आप जाते हैं? मेरी तो पहली कोशिश होती है कि आदमी ना भी कुछ बताए तो मैं चालू हो जाऊं। तो ये कैसे करते हैं? मतलब एक न्यूमरोलॉजी के कोई साइंस से आता है या एस्ट्रोलॉजी की बर्थ डेट भी मिल जाता है ना मुझे जी, तो बहुत सारे इम्पैक्ट, जैसे अंक ज्योतिष में त्रिविध योग होता है। अंक यानी जो न्यूमरोलॉजी? हाँ, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र। ओके, ठीक है ना। अब ये न्यूमरोलॉजी एक हॉरोस्कोप के द्वारा विद्वान निकालते हैं अंक ज्योतिष को, लेकिन इंडिविजुअल में अंक शास्त्र का अलग जो पढ़ाई है, खास करके कीरो वगैरह जिन्होंने लिखा है उसको फॉलो करते हुए मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा। तो अंकों का रहस्य, अंकों का तरंग, ग्रहों का तरंग आपके पूरे जीवन पर इफेक्टेड करते रहता है, वो कहीं नहीं। ये दोनों का रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का? सब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होता है। अब फर्क क्या है, आप ट्रीटमेंट करवाते हो डॉक्टर से तो एलोपैथ भी करवाते हो जी, होम्योपैथ भी करवाते हो, आयुर्वेद भी करवाते हो, यूनानी भी करवाते हो, सबका इम्पोर्टेंस अलग अलग है। कुछ जगह है जो अंक ज्योतिष ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। अच्छा। जैसे आपके फर्म का नाम निकालना है, आपके इंडस्ट्री का नाम निकालना है, आपके शॉप का नाम निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों का लकी नाम निकालना है, भाग्यशाली नाम, जिससे कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। उसमें बहुत सारे हमारे पास विधा है। जैसे पहले उसकी हॉरोस्कोप देखेंगे, उसमें कौन से कारक ग्रह है, कौन से अकारक ग्रह है, कौन सा भाग्य को बढ़ावा देगा, उन ग्रहों की राशि, उसकी राशि, उसके लग्न की राशि को कोऑर्डिनेट करते हुए उसके भाग्य का अंक क्या है, उसका जन्म का अंक क्या है, अगर किसी का सब को जोड़ते हुए एक फाइनल टच किया जाता है। अगर किसी का सपोज क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जन्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। कहाँ मतलब कितने बजे पैदा हुए, अगर हमें नहीं पता है तो क्या किया जा सकता है? आपके पास दो ही विकल्प है, वो है आपकी हस्तरेखा और आपका जन्म तारीख अगर मालूम है आपको जी, उससे भी हमें काफी सार मिल जाएंगे। अगर जन्म तारीख भी नहीं मालूम है रियल, अगर आपके आधार कार्ड में भी लिखा हुआ है तो वो फोकट का नहीं है, वो भी आपको लाइफ को रोटेट करते रहेगा, वो भी लाइफ को इफेक्टेड करते रहेगा। अच्छा, है ना, वो ऐसे नहीं जाएगा। तो अगर आपका जन्म टाइम मालूम नहीं है, बहुत सारे विद्वान देखता हूँ यूट्यूब पर वगैरह कि लोग कुंडली बना देते हैं, ये है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। कई न्यूमरोलॉजिस्ट का वीडियोस में क्या होता है कि वो पूछते हैं तुम कितने तारीख को पैदा हो, सपोज मैं 7 आप ही ने बता दिया था कि तुम केतु के हो, ये कहाँ से आया? ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है? मैं बताया ना कि ये सभी का अपना एक इम्पैक्ट,
ठीक है ना, जैसे 12 घर का 12 राशियां हैं, ठीक है ना। जी अब कुंडली में एक ही राशि का 2-2 भाव है, जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि, हम्म, ठीक है ना। दोनों के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य। ठीक है। तो जैसे 12 घर है और सभी ग्रहों का इम्पैक्ट है, उसी प्रकार से इन अंकों के अलग-अलग स्वामी हैं। अच्छा तो ऑनरशिप कोरिलेट करेगा कहीं न कहीं, हाँ ठीक है। मतलब न्यूमरोलॉजी में अंक हैं हाँ, हाँ। न, क्योंकि 1 to 9 ही हाँ, होगा, हाँ, 10 तो 1 to फिर 0 उसके बाद बिल्कुल, वही हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 1 to 9 अंक का एक खुद एक जैसे planet है। आपने बोला कि मैं 25 तारीख का जन्म वाला हूँ, जी बराबर। हम्म 25 तारीख का मेरा जन्म है, ठीक है ना। उसके मूल अंक होता है 7। तो 7 एक पवित्र अंक है। जी 7 एक पवित्र पवित्र अंक है, स्पिरिचुअल अंक है, जल हवा जलवायु का अंक है, रहस्य का अंक है। तो केतु खास करके अध्यात्म कारक ग्रह है। अब रही बात कि 7 जो है केतु को भी रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है, वरुण नक्षत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ दीपेश जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो जी। 7 जी 7 नवंबर 1992 7 नवंबर 1992 92 है ना। सबसे पहले आपका जो जन्म का समय काल है ना, अंक ज्योतिष के हिसाब से, ठीक, ये मंगल का हाउस है और शुक्र का भी हाउस है, लेकिन यहाँ शुक्र थोड़े नकारात्मक होते हैं। जी शुक्र क्या होते हैं? नकारात्मक, नेगेटिव है ना। इसके कारण इनमें एक क्षमता होती है, संयमित होते हैं, कहीं पर भी हर चीज पर संयम बरत सकते हैं, अपने व्यवहार पर संयम बरत सकते हैं, अपने काम वासना पर संयम बरत सकते हैं, त्यागी होंगे, सैक्रिफाइस करने वाले होंगे। और 7 का तो कहना ही क्या है, ये तो पवित्र अंक है, स्पिरिचुअल अंक है ऑलरेडी, हाँ ठीक है ना। 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 समुंदर होते 7 समुंदर होते हैं, पूरे ब्रह्मांड का अंक है 7। जी 7 में तो ऐसा स्पिरिचुअल पावर है कि आदमी एक कलम पढ़ा भी ना रहे तो उसे अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत डेवलप रहता है, नेचुरल। वो प्रकृति के दिए हुए कलाकार होते हैं। तो आप में तो नेचुरल आर्ट है, नॉट आर्टिफिशियल। हाँ कुछ चीजें मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं आंसर देता हूँ। इसका मैं 7 का बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा। 7 पर तो पूरा हमारा हिंदुस्तान रिलेट कर रहा है, सबसे पहले जान लीजिए, ठीक है ना। 7 का डेफिनेशन बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 में ऐसा सेंस होता है, पूर्वाभास। क्या होता है? पूर्वाभास सिक्स्थ सेंस। हाँ, सिक्स्थ सेंस। इनके स्वप्न भी बड़े विलक्षण होते हैं। कोई भी घटना का आभास होता है इनको, इनको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, एज इट आदमी मिलेगा कि नहीं पता चल जाता है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के महान क्रिकेटर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। वो ऐसे महान क्रिकेटर रहे, उनका स्पिरिचुअल सेंस इतना तेज होता था, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लोगों को बॉल देते थे बॉलिंग करने के लिए, है ना जी और लोग पागल रहता था कि ये किसको बॉल दे दिया, और वही विकेट लेकर के वर्ल्ड कप जितवा दिया, है ना। वो 7 की क्वालिटीज थी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो आप एक पवित्र अंक वाले हो। 7 अंक केतु को भी रिलेट करता है, साथ साथ चंद्रमा को भी रिलेट करता है ना, अध्यात्म को भी रिलेट करता है। ये केतु और चंद्रमा का कोई रिश्ता है क्या? है ना, बिल्कुल। बड़ी अजीब रिश्ता है। वो कट आउट भी वही करते हैं, अच्छा और शॉर्ट आउट भी वही करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। हाँ चंद्रमा मन है और मन मस्तिष्क से रिलेटेड है, और केतु को सिर नहीं है, ओके सिर्फ धड़ है ना। विचित्र बात, जी जी ठीक है ना। तो अब राहु को सिर है तो धड़ नहीं है, नहीं है तो बुद्धि किसके पास ज्यादा हुआ? राहु के पास। इसलिए राहु बहुत धूर्त ग्रह है, मृग मरीचिका टाइप के ग्रह हैं।
जहाँ जल है वहाँ थल दिखा देते हैं, जहाँ थल है वहाँ जल जल दिखा देते हैं। इल्यूशन। हाँ, माया है राहु। राहु एक धोखा है, इसलिए राहु से रिलेट करेगा जो व्यक्ति राजनीति में, शेयर मार्केट में, कमीशन में बड़ा आगे रहेगा वो। जहाँ कूटनीतिक सहारा लेना पड़ता हो, जादुई इस्तेमाल करना पड़ता हो, तो 7 अंक केतु को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है। वरुण नक्षत्र का अंक होता है, जल, हवा, जलवायु को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं जी, जिसके प्रसारण होते हैं तो लोगों तक संवाद पहुंचता तरंग के द्वारा जाता है। जी, और 7 अंक का ये है, जी, 7 अंक पूरे ब्रह्मांड का अंक है, पूरी दुनिया घूम लेता है 7 अंक का व्यक्ति। लेकिन ये फक्कड़ अंक है, साधु अंक है, त्यागी का अंक है, निर्लोभी अंक है। 7 अंक के लोग बहुत पैसा भी कमा लिए तो ट्रस्ट को दान कर देते हैं। पैसे को भी पेट्रोल मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत किसे नहीं है। तो ये चीजें मैटर करती है और बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। आप बता रहे थे कि नंबर आई मीन नाम भी बहुत इफेक्ट करता है। क्यों नहीं, तो मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे पॉडकास्ट का नाम है द डीके शो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो। हाँ। तो आप इसमें कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो? आपका बहुत बढ़िया एक ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। सबसे पहले लोगों तक मैसेज पहुंचाने का इंडिकेट ओनली द कर रहा है। अच्छा, ओनली द कर रहा है। इस जगदलपुर शहर का सबसे पहले, आपके ब्रॉडकास्ट के नेम से पहले यहाँ ग्रैंड टीवी चलता था, ठीक है जी। ग्रैंड टीवी चलते हुए भर में लोगों के, लोकल लोगों ने मेरे से आपके ब्रॉडकास्ट जैसे नेम डेवलप करवाई, ए विजन। अच्छा। और वो ईश्वर के पास इतने डेवलप हुआ कि वो आज तक वो पूरे सिटी में जो है वो नेम फेम है। उसको डेवलप मैंने ही किया था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अच्छा, अंक ज्योतिष के हिसाब से। अच्छा, ये एस्ट्रो में नहीं होता ना, ये न्यूमरोलॉजी पे अंक और ये बहुत naming सारी होता है। चीजें, जैसे मैंने ए दिया अच्छा, तो एक कॉमन वे में चना जैसा, जैसे चना को कच्चा खा लो, पका खा लो, भुंजा कर खा लो, कैसे भी खा लो। तो न्यूमरोलॉजी में ए लेटर सूर्य का अंक है। किसका अंक है? सूर्य का। मतलब हर एक लेटर का भी हाँ, अपना इम्पोर्टेंस है। तो ए लेटर से कोई भी नाम होगा तो ऐसे ही जबरदस्त होगा वो, अच्छा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लगभग। तो ए उसका बड़ा ही जबरदस्त इम्पोर्टेंस दिया जी। और विजन का दृष्टिकोण भी बहुत बढ़िया था। उसके अंक 24 है, तो विजन का अंक 24 है। इस प्रकार से मैंने इसको, तो 6 और 1 7, 24 और 1 25। तो देखिए पूरे शहर में, शहर का अंक है 29, 29 को 2 को 7 सूट करेगा। हाँ, दोनों का रिलेशन। तो इस प्रकार से अंकों का रहस्य डेवलप किया जाता है, उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है, ठीक है। अब रही बात कि आपका द डीके शो ब्रॉडकास्टर, आपने बुद्ध से शुरू किया, जी, ठीक है ना। सबसे पहले द, है ना, दी दू दे होता, अगर हिंदी से उसको पढ़ें तो वो मीन राशि में कन्वर्ट होता, लेकिन यहाँ है द और दा, तो ये कुंभ राशि का एक इंडिकेशन है, ठीक है ना। द का न्यूमरोलॉजी आ रहा है 14, 14 कितना आ रहा है? 14 का मूलांक होता है 5। अब यहाँ पर मजेदार बात है, 4-1 का कॉम्बिनेशन होता है, 1-4 की जोड़ी होती है। 4 एक कनेक्टिंग अंक है, देश दुनिया को जोड़ने वाला अंक है। तो पहला इंप्रेशन तो आपने दे दिया, जो देश दुनिया को जोड़ने का वो काम करेगा। 5 का सबसे प्रिय मित्र अंक है 6। 5 को अगर कोई सबसे ज्यादा पसंद करता है, कोई लाइक करता है, तो वो है 6 एंड 1, 6 एंड 1। तो आपने डी के जो लिखा, इसके न्यूमरोलॉजी हुआ 42, विजन जो बताया था उसके ठीक उल्टा।
ये भी है 6 अंक। तो 6 में क्या है? आकर्षण है, सजावट है, रोमांस है, प्रोनाउंसिएशन है, साहित्य है ना? तो द डीके, यहाँ पर इस मैटर को हमने एक किया, एक ही। ठीक है। इसके बाद हम सो, तो सो की न्यूमरोलॉजी है 21, गुरु का अंक है। बुध से चले हम, बुध के अंक से चले, है ना? जी शुक्र की न्यूमरोलॉजी पर आए, जी ठीक है। अब यहाँ पर हम गुरु के पास पहुंच गए, अच्छा तो हम सो से क्या देंगे लोगों को? हम्म ज्ञान देंगे, हम्म लोगों को मैसेज देंगे। हम्म बस्तर संभाग की क्या परंपराएं रही है, हम्म यहाँ क्या क्या चीजें होती है, कौन से विद्वान हैं, क्या हैं, सभी को एक मोटिव होगा आपका कुछ बताने का, बस्तर को इंट्रोड्यूस करने का। जी आप जान ले कि आप बस्तर संभाग में, बस्तर भी राहु का ही अंक है। बस्तर का न्यूमरोलॉजी भी 4 है, 4 है और 4 बड़ी विचित्र अंक है, समझ में नहीं नहीं आता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं 2020, 2020। 2020 जब तक गया नहीं, हम्म, तब तक एक भी वैक्सीनेशन अनाउंस नहीं हुआ। जब 2020 गया तो जनवरी से अनाउंस होना चालू 2021 में शुरू हुआ, जी ठीक है। तो सबसे पहले द डीके का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 6-5 का कॉम्बिनेशन है। अब 6 + 5 = 11। अरे यार ऑनर है 7, जी 7 का सबसे महत्वपूर्ण अंक है 2, 7-2 का कॉम्बिनेशन है। जी इत्तेफाक से जगदलपुर आपका नेटिव प्लेस भी है, जी और जगदलपुर शहर का अंक है 29। अच्छा ये भी 2 अंक का शहर है, 29। और अब सो में आइए तो ये गुरु का अंक है 21। हम्म सो में आइए तो 21, तो 2 + 3 = 5। 5 तो हम इतने चैप्टर तक सूर्य तक पहुंच गए हैं, जी जी है ना? बुध तक पहुंच गए, बुध से चले थे, बुध तक पहुंच गए। द डीके बुद्ध सो। बुद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजी में बुध एक अजीब ग्रह है, इनके अपने कोई सिंबल नहीं होते नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, अच्छा हिंदी में पारा बोलते हैं। अच्छा तो पारा का स्वभाव कैसा होता है? पिघल जाए जैसे चंचल होता है। हाँ एक पारे टुकड़े गिर जाए तो 1000 पारे में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ ठीक है ना? जी तो बुध रिप्रेजेंट करता है व्यवसाय को, बुध खास करके बिजनेस, हाँ मैनेजमेंट, हम्म है ना? बुद्धि कारक ग्रह जैसे अधिवक्ता है, हम्म हम ज्योतिषी हैं, है ना? हम आपके साथ क्यों बात कर पा रहे हैं इतना, और क्यों विषय को समझा पाते हैं? क्योंकि हमारे लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे लग्न में ही बुद्ध बैठे बुध बैठे हैं। तो लग्न का बुध जब होगा तो आदमी को वाणी का कारक, वाणी में उसको प्रवीणता होगी, ज्ञान को उसको रिप्रेजेंट करने की ताकत होगी होगी, ठीक है। तो आपका डीके शो में बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, है ना? और मेरी शुभकामना भी है इस शो के लिए। तो द तो सबसे पहले फैलने वाला अंक है, एक प्रकार का वो दलाल टाइप का अंक है। 5 का डिजिट का सबसे जल्दी जंप करने वाला शेयर मार्केट टाइप का अंक कोई है तो वो है द द कनेक्टिंग। इसमें थोड़े रिस्क भी होते हैं, थर्ड पर्सन का इंटरफेयर 14 को डिस्टर्ब भी करता है। अच्छा तो सबसे खूबसूरत इसमें है 24, 42 डीके, ठीक है। अब हम द डीके शो तक बुध से चले थे, बुध में ही खत्म हुए, हम्म मजेदार बात है। जी अब हम 5 के साथ चले थे, लास्ट इंप्रेशन आपने दिया पॉडकास्टर। ये बड़ा ही आध्यात्मिक अंक इसमें आया है 37। कितना आया है? 37 और 37 7 और 3 की जोड़ी बनती है, और 7-3 की जोड़ी बड़ी पवित्र होती है। मेरा 7 मेरा बर्थडे भी 7 है जो हाँ, मूलांक है हाँ, और हाँ। भाग्यांक 3 है तो इसलिए तो इतने बड़े स्पिरिचुअल पावर है आप में, इतने ज्ञानी हो, देश विदेश सब घूम आए हो। 7-3 का कॉम्बिनेशन इतने जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे गर्व होता है, और इस शहर में मां दंतेश्वरी ने मुझे बुलाया
दंतेश्वरी जो वर्ड लिखते हैं हम, सबसे पहले 37 स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, स्त्री कुल देवी देवता को भी रिप्रेजेंट करता है, महिला को रिप्रेजेंट करता है। तो 37 अंक अगर डेवलप होता है तो स्त्री जाति के सहयोग से भी डेवलप होता है। मतलब हर अंक का हाँ, कुछ एक हाँ, इम्पोर्टेंस और कुछ वैल्यू है। वैल्यू है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, तो आपने बुध से शुरू किया और सूर्य में खत्म किया। अभी हम लोग तुक्के में बना लिए, लेकिन हाँ, देख लो, अगर आप लोग भी जब बनाना चाहते हो अपना न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो सर से कांटेक्ट कर लीजिए। इसे सुन लीजिए, बुध से शुरू हुआ और सूर्य में आप खत्म हुए। और ब्रॉडकास्टर का भी जो कन्या राशि ही बनेगा अगर जी। 5 अक्षर पढ़े तो सबसे पहले लास्ट इंप्रेशन भी बहुत बढ़िया है, 37। अब हम 5 उधर काउंटिंग कर लिए और लास्ट में 1 आ गए, जी। 37। तो 5 + 1 = 6 6 और 6 शुक्र ग्रह का अंक है। सौंदर्य, कला, लेखन, कागज से बहुत गहरा लिखा नाता है उसका, प्रेजेंटेशन से बहुत गहरा। तो मेरे हिसाब से आप बिना मेरे ऑफिस से पूछे ही जी। आपने बहुत बढ़िया थैंक यू। ये किया है। मेरी शुभकामना है और ईश्वर की कृपा रही तो ये फर्म, ये संस्था आपके लिए बहुत बढ़िया नेम फेम रहेगा, ये मेरा बिलीव है। ठीक है ना, एक चीज है। तो यही चीज है। अभी 7-3 की पवित्रता का कोई जवाब नहीं है। हम्म, अब इस पर थोड़ा सा हम अपने इंडिया से लेके चले। ओके, हमें बन पड़े तो पहले तो इंडिया का नाम चेंज करवाऊं। इंडिया का वर्ड है 12। लेकिन ये इंडिया तो दूसरों का देन है ना, देन है। हमारा तो नाम है भारत। भारत, अगर भारत लिखा जाए तो भारत जब जब से लिखाएगा, छोटे छोटे चीजों से पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि भारत का अंक न्यूमरोलॉजी होगा 15, मैजिक अंक बन जाएगा, फिर वो जादू उसमें आ जाएगा, लुभावना अंक बन जाएगा। चाइना लिखता है ना, चाइना छोटे छोटे चीजों से पैसा क्यों कमा लेता है? क्योंकि चाइना का अंक है 15। और 5 + 1 6, हाँ, आपने बताया शुक्र। हाँ, शुक्र का एक और क्वालिटी है, फॉरेन अफेयर्स भी कराता है, मतलब हाँ, दूसरे हाँ, देशों क्यों से नहीं? रिश्ता। भाई लग्जरियस लाइफ शुक्र देगा। जी। उससे ज्यादा लग्जरी देश दुनिया को घुमा ही नहीं सकता, उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई बना ही नहीं सकता है, उससे बढ़िया जेवरात जवाहरात का व्यापारी बना ही नहीं सकता है कोई। तो अच्छा, आपका फर्म पर आया, ये बहुत बढ़िया चीज है। जी, आपने अच्छा बनाया है, मेरी शुभकामना है धन्यवाद। और ये काफी इम्प्लीमेंट हो, आपके द्वारा आगे बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद भी है। जी, धन्यवाद जी। हाँ। मेरा एक और क्वेश्चन है, हम्म, न्यूमरोलॉजी हम्म, में काफ़ी ऐसा बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक बेस है और एस्ट्रोलॉजी उसका डीप है। तो आपका क्या मान्यता है कि क्या है न्यूमरोलॉजी और क्या है एस्ट्रोलॉजी? सबका बोला ना कि सबका महत्व अपने अपने जगह पर है, ठीक है ना। जी। अब जैसे न्यूमरोलॉजी में एक अंक जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, हुँ, एक अंक सूर्य को सूर्य को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। जी, अब कुंडली में चलें तो एक अंक काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि का अंक बनता है, जी, बराबर है जी। ना। तो उधर भी मंगल है, गर्म ग्रह है, और इधर भी सूर्य है। तो कहीं ना कहीं दोनों का भाव जो है आपस में मिलता है। मिलता है, सबसे बड़ी बात है। जी। तो इम्पोर्टेंस दोनों का है कि सूर्य मंगल परम मित्र हैं। हुँ, तो जिसका न्यूमरोलॉजी भी एक अंक से रिलेट कर जाए और लग्न भी मेष हो जाए, हुँ। तो समझ लीजिए कि वो क्या करेगा, तो बवाल मचा देगा। और आपने अभी बताया हुँ, इस नाम को देख के कि जैसे हुँ। कॉम्बिनेशंस बताया 3, 7, तो ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। इससे पूरे देश प्रभावित होता है, नेता लोग प्रभावित होते हैं, सभी प्रभावित और होते हैं। न्यूमरोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो, अंकों का रहस्य जो है, अंकों का तरंग जो है, हुँ, कहीं न कहीं लोग ढूँढते गए, रहस्य को समझते गए, हुँ, उसके महत्वता को कहीं न कहीं जो हमारा खगोलीय विद्या है, हुँ, ये अलग कहीं नहीं है। हुँ, जैसे कीरो ने भी रिसर्च किया हस्तरेखा को, न्यूमरोलॉजी को, तो कहीं दूसरे मज़े की बात कि उन्होंने हिंदुस्तान से ही लिया है सब। हमारा अच्छा। भारत सोने की चिड़िया जी, है ना? तो सब कोरिलेट करता है एक-दूसरे को, ठीक है ना? अच्छा, आप क्या प्रेफ़र करते हैं?
मैं तो सब न्यूमरोलॉजी है मैं एस्ट्रोलॉजी। मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूँ हाँ, जो मैं सभी विषय को सम्मान जैसे आई मीन अब हुँ। कोई एक बंदा या बंदी आई आपके पास एज़ अ क्लाइंट, बराबर। तो आपने जब भी उनका देखा, तो आप पहले क्या सोचते हो? पहले न्यूमरोलॉजी में देख लूँ या एस्ट्रोलॉजी को मैं पहले प्रायोरिटी दूँ? ये क आपका पहला क्या सोच होता मेरा है? कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मैं तो 50% बिलीव नहीं करोगे, मैं 50% बिना कुछ देखे चालू हो जाता हूँ। कुछ तो स्पिरिचुअलिटी होती है, जी, कुछ आसन का महत्व होता है, ठीक है ना? जी, और इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस है ना, तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको फेस ही बता मेरे कार्यालय में घुसते-घुसते व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन चालू हो जाता है। हुँ, नोटिफ़िकेशन चालू हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चालू हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए मैं सभी विषय को सम्मान देता हूँ हुँ, और हस्तरेखा एस्ट्रोलॉजी, हुँ, न्यूमरोलॉजी हुँ, सभी कंबाइंड रहता है मेरे साथ, है अच्छा। ना? और मैं सभी से चुराता हूँ थोड़ा-थोड़ा, तो शायद ज़्यादा दे पाता हूँ आपको। और आपने जैसे बताया कि ये नाम का एक नंबर है, जिसके कारण ये चीज़ प्रभाव कर रहा है हमारे भी इस इंडस्ट्री को। हुँ। तो ऐसा हर व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मेरा नाम दीपेश या जिसका भी नाम हर किसी का नाम होता है, हुँ। तो वो नाम भी सबको हाँ, क्यों प्रभाव नहीं? करता है। नाम रुलाने वाला भी है, नाम हँसाने वाला भी है। हुँ, जैसे अभी आपको डीके लिखा हुआ है, जी, इसका अंक है 42, 42 42 यानी 24 उसको मान लीजिए उलटकर, है ना? जी, ये इसके इम्पोर्टेंस अच्छे होंगे। जैसे सपोज़ किसी का नाम है रोहित, तो रोहित का न्यूमरोलॉजी होगा 24। अच्छा, तो आप कहीं भी देख लेना, उसको लगभग बेस्ट ही कोई अलग ही लेवल में होते हैं अलग ही लेवल तक रोहित लोग। पहुँचेगा, चाहे कहीं भी देख लो। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ग्रह खराब या तो है, तो बड़े-बड़े चीज़ डैमेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हुँ। होता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट ज़बरदस्त होते हैं। आपके लिए सबसे डेंजरस ग्रह कौन से हैं? देखो, पाप ग्रह से तो डेंजरस कोई हो ही नहीं सकता है। क्या होते हैं ये 5? शनि, राहु, केतु से तो दुनिया डरता है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन शनि से जितना डर है लोगों का, शनि कहते क्या हैं कि कर्म अच्छा करो तुम, कर्म अच्छा करो तो अच्छा करो। वो कर्मों का हिसाब करते हैं, याद रखिए। क्या करते हैं? कर्मों का हिसाब। कर्मों का हिसाब करते हैं। अब मैं बता दूँ, शनि की चर्चा हो गई। शनि शनैश्चर बोलते हैं उनको, है ना? ओम शनैश्चराय नमः। शनि शनैः चलते हैं, बड़े स्लो स्लो गति स्लो। में चलते हैं, है ना? आपको घटनाक्रम 2020 में ही ले जाता हूँ। हुँ, हुँ। 30 वर्षों के बाद हुँ, हुँ। आफ्टर 30 इयर्स हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। शनि अपनी राशि में गोचर में आए हैं। मकर राशि में 24 जनवरी 2020 को आए, अच्छा। समझिए। 24 जनवरी 2020 को इसको मकर राशि में जॉइन किए थे, हुँ, हुँ। ठीक है ना? और 2020 राहु का वर्ष था, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जिसका अंक 4 था। 4 तो उधर शनि देव आ गए इधर राहु देव आ गए। तो राहु इन्फेक्शन देने में माहिर है हाँ, और शनि पूरा हिसाब कर दिए पूरा दुनिया का। बाप रे! लॉट्स ऑफ डेथ। तो दोनों मिलके बोलता है शनि राहु घेरे हुए हैं, तो शनि पूरा वसूली किए, हुँ, है ना? हाँ, जो मेडिकल से रिलेटेड आदमी था, हुँ। वो अरबोपति बन गया, करोड़ोंपति बन गया उसमें, ड्यू टू राहु, राहु का अंक और शनि। तो ये सभी चीज़ों में शनि, राहु का ज़्यादा योगदान होता है, तो क्रूरता तो यही सब ग्रह ज़्यादा दिखाते हैं। काफ़ी लोग राहु मंगल को एज़ अ ब्लैक प्लैनेट मानते हैं, हुँ, हुँ, अंधेरा है। हुँ। हाँ, दीपेश क्या जी, हम लोग मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ, आपने भूत, प्रेत, है ना? सबसे पहले आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो छाया का प्रश्न। जी, अ, छाया कुंडली में छाया ग्रह कौन है? राहु और केतु। केतु। भूत प्रेत क्या है? छाया ही तो है ना? हाँ, हाँ, क्या है? छाया है। छाया है। और छाया का कारक ग्रह राहु और केतु, केतु है। बराबर? जी, जिसमें राहु को सबसे ज़्यादा डिग्री प्राप्त है, ठीक है? जी, अंधेरा, अ,
मति भ्रम, है ना, समझ का फर्क। अब ये सारे चीज जो है चंद्रमा को इफेक्टेड करते हैं। जी। ठीक। हम्म। राहु किसको इफेक्टेड करेगा? चंद्रमा को। चंद्रमा को इफेक्टेड करेगा। और चंद्रमा है मन, तो वो चंद्रमा जब राहु से इफेक्टेड होगा, ठीक है ना, तो वो आदमी को भूत का आभास भी होगा, निगेटिव ऊर्जा रहेगी उसको पता भी चलेगा, सभी चीज। हाँ, चीजें, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि नहीं है धरती, सभी का एक सेंस है, ठीक है ना। जी। बशर्ते कि इन्हें ये किनको प्रभावित करेगा, वो नेगेटिव ताकत जो है वो किनको, अब इसमें पितृ भी आ जाते हैं, पितृ दोष भी आ जाता है कुंडली का, उससे भी हमारे जो है कभी कभी किसी की अकाल मृत्यु होती है घर में, उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है, सही जगह नहीं मिलता है, तो उसके कारण भी जो है उनका छाया जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से काल में फंस जाता है। काल में फंस जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पाप ग्रह का ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और बोलते हैं ना जनरल भाषा में, जिनका हल्का पानी होता है शरीर का, जिनका हल्का मन होता है, उनको इसका आभास भी होता है, उनको इनकी अनुभूति भी होती है जी। और जो कुंडली वाइज बहुत स्ट्रांग है, सभी ग्रह, मंगल स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, तो उनको इससे कोई झंझट में पड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी फीलिंग भी वो नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जो 7 अंक है, वो केतु का अंक है, केतु का, और कई लोग बोलते हैं केतु इंट्यूशन का भी कारक है, तो वो लोग ज्यादातर प्रभावित होते हैं केतु मूल चीजों से, केतु से डर है, लेकिन केतु अध्यात्म को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। जी। इसीलिए केतु धनु राशि पर उच्च के हो जाते हैं। अच्छा, धनु राशि पर उच्च के हो जाते हैं, जबकि पाप ग्रह हैं और शत्रु ग्रह हैं, लेकिन फिर भी धनु राशि पर उच्च के गुरु की राशि पर उच्च होते हैं। वही राहु धनु राशि पर नीच के हो जाते हैं। अच्छा, तो राहु में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी है, कुछ अपार ज्ञान, परम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देने में केतु का भी बड़ा योगदान है। जी। तो मूल रूप से ये जितनी भी चीजें आप पूछे कि ब्लैक मैजिक, ये सभी चीज, ये सभी शनि राहु के डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, उसके कारक भी वही बनेंगे। इसके बीच में चंद्रमा फंसे रहे। सपोज कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो आई 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 बिलीव मतलब वो इन चीजों से फेस कर रहे हैं, तो क्या आप उनका कुंडली देख के बता देंगे कि तुम इस चीजों में फंसे हुए हो? बिल्कुल, उसमें प्रभावित करेगा। सबसे पहले हम लोग चंद्रमा को देखेंगे, वो किस तरह का पोजीशन में है। चंद्रमा छिन्न है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु के साथ युति में बना हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि में आ गया है, उसके एक्सेस में आ गया है, तो निश्चित तौर पर उसे शंका होगी, भूत प्रेत का डर होगा, पीछे कोई आ रहा है, अच्छा, कंफ्यूज होगा, ठीक है। ये चीजें मैटर करती है। कुछ हमारा बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी होता है ऐसा। ये जो एस्ट्रोलॉजी है जो हमारे शायद इस भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से, पुराने काल से चला आ रहा है, तो क्या इनका कोई रिलेशन है रामायण काल से? बिल्कुल, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग? ये ऋषि महात्माओं का ही तो रिसर्च है, जिसको कि हम लोग उसके अनुयायी हैं और हम लोग गिने चुने अनुयायी। अफसोस है कि इसके कोई प्लेटफॉर्म सही सरकार नहीं देती है। करेक्ट। और जरूरत सभी को पड़ती है। ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है। इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये विषय का लाभ हर जनमानस में होनी चाहिए, इसे अपवाद नहीं बनाना चाहिए। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है। रामायण काल के मैंने एक लाइन मुझे याद है कि रावण ने शनि को और बहुत ग्रहों को बांधा था, ठीक है, बहुत ग्रहों को बांधा था, किस लिए? क्योंकि वो मेघनाथ को पैदा कर सके या जो भी उनका बर्थ हो सके उस अच्छे एक टाइम पे जो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। तो क्या उन्होंने इस ज्योतिष को निर्माण किया, या तो उनको बहुत ज्ञान था ज्योतिष का जिसने इनको इतना मतलब कंट्रोल दिया कि ग्रहों को पकड़ ले? ज्ञान के बदौलत ही उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ पाप ग्रहों का, कुछ ग्रह की स्थिति उन्हें
अहमवादी बना दिया। ठीक अच्छा। है? तो ज्ञान में सबसे पहले विनम्रता होनी चाहिए। जी, क्या होनी चाहिए? विनम्रता। विनम्रता। आप रोज सीखते हो, आज भी मैं सीखता हूँ, कल भी सीखूंगा। अपने से छोटे ज्ञानी रहते हैं उनसे भी सीखता हूँ, आपसे भी सीखता हूँ कुछ। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनसे भी मैं भी सीखता हूँ। हुँ, आपके शब्दों को ऑब्जर्व करता हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो। हुँ, तो सीखने का कोई सीमा नहीं। नहीं है। और शनि को कब्जा कोई कर ले, और शनि खुद फैसला करते हैं कर्मों का। 2020 में शनिदेव आए तो 24 जनवरी को पूरा दुनिया का फैसला कर दिए, हाँ, जो मैं पूर्व में बता चुका अभी। तो आप विद्या का दुरुपयोग न करें, ज्ञान है आपका, उसका सदुपयोग करें। तो ये ज्ञान इनके पास रचित मतलब उन्होंने ही उसका रचना किया था या ये किसी ज्ञान को कहीं से लेके एक प्रकार से समझिए, हमारे आकाश मंडल में जितने भी प्लेनेट हैं, जी, नक्षत्र हैं, जी, उसके रेज हैं। जी। जस्ट लाइक आप मोबाइल यूज करते हो, हाँ, हाँ, तो उसके तरंग आपके इस चैम्बर में भी मूव कर रहा है जी, ना? ग्रहों का भी सारे, आप हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ भी सारे ग्रहों का अपना-अपना नेटवर्क है। चल रहा है। तो ये प्रकार से खगोलीय घटनाक्रम से ही जुड़ा हुआ सारी चीजें, अच्छा। उसी को विद्वानों ने एक प्रकार से एक सिस्टमैटिक अपना जो है, जैसे-जैसे अनुभव हुआ जिनको, जिन महात्माओं में जिनमें दिव्यता ज़्यादा रही, हाँ, उन्होंने संग्रहित किया। बहुत सारे संहिताएँ हैं, भृगु संहिता है ना? जो जिसके अवशेष बचे हुए हैं, उसकी डुप्लीकेट बुकें हम लोग पढ़ते हैं, ओरिजिनल का पता भी नहीं रहता है ना? तो एक सभी हमारे आकाश मंडल से सभी प्लैनेट से ही, नक्षत्रों से जुड़ा हुआ संग्रह है समझ लीजिए, जी, जिससे कि सरकार को सभी को प्राथमिकता देनी चाहिए। समाज कल्याण के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये। जी, इसे हास्यास्पद कभी भी नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप शादी करते हो बच्चे का, कुंडली मिलाते हो, जी। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, है ना? आप घर बनाते हो, तो वास्तुविद बड़े-बड़े बुलाते हो, है ना? ये बट वास्तु का रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी से? वास्तु ज्योतिष पे है ना, अब मतलब जैसे इनका कोई कोई कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी से? 100%। अच्छा, अब जिसका राहु मंगल खराब होगा, दक्षिण दिशा में पानी गिरेगा, दक्षिण दिशा में नाली गिरेगा, साउथ एरिया डैमेज रहेगा, हुँ, हुँ, हुँ। ईशान कोण डैमेज होगा, है ना? तो हमारे एक-एक पॉइंट्स हमारे जीवन को इफ़ेक्टेड करता है। आपका ग्रह ज़्यादा खराब रहेगा तो आप लाख चाहकर अपने घर का वास्तु ठीक नहीं कर सकते। मैं कई लोगों से सुना हूँ हुँ, कि आजकल बहुत लोगों को ये कैंसर जैसा डिसीज़ेज़ फैल रहे हैं। हुँ, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस उसके घर से भी आता है। मतलब कुछ रीज़न्स हैं जो हुँ। उनके घर नहीं, से हाँ, हाँ, होता है। तो ये क्या वास्तु का कारण है? 100% और उसमें भी ग्रहों का चाल है, ग्रहों का स्थान है सब आप जगह। कोई हाँ, दिशा बता सकते हैं हाँ, जिसके कारण से ऐसा इश्यूज़ होता है? हाँ, सभी दिशाओं में जो वास्तु चक्र है उसमें सभी दिशाओं का हर हर दिशा का ग्रह हुँ। का स्थान बना हुआ है, ठीक है ना? हाँ, तो वो दिशा अगर गड़बड़ हो जाएगा या उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, हाँ। है ना? जैसे अब तो आँगन होता नहीं है। जी, पहले के मकान में क्या होता था, आँगन सेंटर में आँगन होता या था, ब्रह्मस्थान। ब्रह्म स्थान, जी, है ना? आजकल पिलर कहाँ गाड़ दिया जाएगा कोई पता? नहीं है, कहाँ इंजीनियर कहाँ नक्शा दे देगा कोई पता? नहीं। आपका ब्रह्म स्थान में एक आलम डला हुआ है, ब्रह्म खराब तो सब खराब। तो सब खराब। आपका तो पूरा वास्तु गया। हुँ। इसकी कोई इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियर को कोई लेना-देना इससे नहीं है। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा दिशा जिसको आप बताना चाहेंगे कि इसको हमेशा साफ रखो या यहाँ ये रखो तो सबके लिए अच्छा होगा? सबसे पहले घर के ऊपर जी, टूटी-फूटी सामान, डैमेज आइटम, जी, टायर, टूटे कूलर, टूटे पंखे, जी, टूटी हुई किवाड़, जी। ये सब चीज़ को रिमूव करना चाहिए, मतलब नहीं रखना हटा चाहिए, देना चाहिए। टूटी चीज़ तो घर में रखना ही नहीं रखना ही नहीं चाहिए। चाहिए। करेक्ट। उससे नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। राहु राहु केतु का निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाइए, आप मेरे को परेशान कीजिए। शनि को निमंत्रण दे रहे हुँ, हुँ। हैं। घर के सीढ़ी के नीचे हाँ, जनरल क्या होता है ना, हर घरों में सीढ़ी के नीचे जूते, चप्पल, ये वो कुछ लोग टॉयलेट्स पे बना देते हैं। टॉयलेट्स भी बना देते हैं। कुछ लोग तो मंदिर बना देते हैं, सबसे बड़ी हुँ, है ना, किचन बना देते हैं। हाँ, हाँ। जो बरंडर
क्या है? बरंडर। सीढ़ी के नीचे आप कुछ न दें, ज्यादा बेस्ट है। सीढ़ी के नीचे आप कुछ भी ना दें, सामान्य सामग्री रखने लायक जगह वो तो रखिए, लेकिन उसमें साफ सफाई निरंतर कीजिए। कीजिए। पर ऐसा कोई डायरेक्शन जहाँ मतलब आप अपने हिसाब से बताएँगे व्यूअर्स को कि इस दिशा को तुम्हारे हर घर पे इसको अच्छा रखो, कि उनके लिए उन्हें डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ऐसा कोई दिशा? सबसे पहले ईशान कोण अच्छा रखिए। ईशान कोण का मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट समझूँ? ईस्ट नॉर्थ जी। कॉर्नर, वो देव स्थान, पवित्र जगह। जी, ऐसे तो सब दिशा को साफ रखिए, जी। गंदा कहीं मत रखिए। पर क्या होता है ना आज के युग, आज का जो जनरेशन है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब हो जाता है कि हम कहीं कुछ रख देते हैं, कुछ कूड़ा है या कुछ ऐसी वो चीज़ें तो पुराने हो गए हैं। वो नेचुरली है कि वो चलता है। अच्छा, हर घरों में डेली आप हर चीज को नहीं कर डस्ट को सकते। नहीं रिमूव कर सकते हो। ठीक। तो उसके लिए एक रूटीन बनाना चाहिए। कुछ नहीं कीजिए तो आप सैटरडे के दिन हुँ, पूरे घर के जाले फाले ये वो वेस्टेज आइटम को सबको फेंक दें। कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करके हाँ, थ्रो उसको कर दें। जाकर वो बर्न कर दीजिए बाहर, अच्छा, ओके। जला दीजिए। तो आपके जितने शनि राहु का निगेटिव चीज है हुँ, हुँ। वो सब आपका क्या हो गए? आउटर हो गए। ऑटोमेटिक। तो ये सिंपल रेमेडीज है जिसको कि आप फॉलो कर सकते। इससे आपको मैजिकल चेंजिंग मिलेगा। मेरा चैलेंज है, ओके। इससे वास्तु की एनर्जी मिलेगी आपको। बिल्कुल। घर ही तो सब चीज है। अगर किसी का घर पे हम्म, गेट जो है वो साउथ डायरेक्शन में, आइदर साउथ ईस्ट से या साउथ नॉर्थ, जो भी साउथ से रिलेटेड है, उनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकता है? देखिए साउथ रेयर चीज है, जी, ठीक। जी। साउथ को इम्प्लीमेंट करना, साउथ को एक्टिवेट करना हुँ, सबसे बड़ी चुनौती है। है। अगर साउथ डेवलप हो गया तो इतना पैसा देगा कि रख नहीं सकता आदमी। लेकिन जनरल वे में उदासीनता, संतानहीनता, बहुत कमी, बच्चे तो 4 हैं, कोई पास में नहीं है। अच्छा, वो दुःखों का भिखारक है। बिल्कुल वो देगा, देता ही है लगभग। ऐसा तो नहीं है उससे कि कैसे ऐसा नहीं है रिमूव कर कि पाएँगे? हमारे क्लाइंट्स भी दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं। हुँ, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, एग्ज़ैक्टली। उसको एनर्जाइज़ कैसे किया जाए, तो हम लोग को सही एडवाइस दी में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब इसके डैमेजिंग पॉइंट कई है। हाँ। नेचुरली आपका साउथ घर है, तो आप घर में स्टेप बनाओगे, तो निश्चित तौर पर घर पे स्टेप से ही जाओगे ना। करेक्ट। निश्चित पहले एक स्टेप लोगे, फिर ओपन एरिया लोगे, जी, फिर मकान में घुसोगे, फिर मकान का स्टेप ऊँचा होता चला जाएगा। जी। तो निश्चित तौर पर साउथ एरिया आपका डाउन प्लेस हो जाएगा, हाँ, हाँ, जिसको कि आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये नेचुरल बीमारी है ये, कहाँ से दूर करोगे? कोई उपाय नहीं है? उपाय है, कोशिश करें लेवलिंग में बनाइए घर। स्टेप मत दीजिए, सीढ़ी तो देना पड़ेगा। नहीं मतलब साउथ का चलो सिंपल एक बेसिक घर है, लेकिन हाँ। गेट साउथ का है, हाँ, तो क्या रेमेडी हो सकता उसके है? लिए रेमेडीज़ है, उसके माप है, उसके पॉइंट्स हैं, कहाँ हम उसको क्या करें, वो सभी सीक्रेट होती है, वो सभी चीज़ जी, जो उसको क्लाइंट्स को बताते हैं कि कैसे इसको क्या करना है। जी। समझ गए ना बात हाँ, को? हाँ, जी, तो साउथ को डेवलप करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है और नॉर्थ और ईस्ट सिंपल वे में जितने भी व्यूअर आपके सुनेंगे, कुछ मत करें, तो साउथ का जो भी मकान बना है, सबसे पहले कॉपर वायर अपने ग्राउंड में फर्स्ट टू लास्ट जहाँ तक है कॉपर वायर को आप पोस्ट करवा दीजिए पहले आप। पोस्ट इन द सेंस ज़मीन के नीचे ऐसा दीवार सर से लगा हुआ, नहीं, जहाँ से जितनी जैसे अच्छा, अच्छा, समझ गया। 50 फीट की ज़मीन है, कवर कराना है। नहीं दीवार से नीचे आप यहाँ डलवा दीजिए, अच्छा, आपके अच्छा, मकान को टच करता रहे। अच्छा, अच्छा, रेड कलर का बल्ब आप जला दीजिए अच्छा। 24 आवर, छोटा-सा भी। जी, जी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको कि एक्टिव किया जा सकता है, अच्छा, ठीक है अच्छा, ना? ठीक। बाकी सिर्फ़ जो है उम, अ, नक्शा बनाने वाले और सिर्फ़ इंजीनियर के भरोसे कई-कई चीज़ें गड़बड़ भी होती है ना? हाँ, हाँ, तो उसको वास्तु सही कीजिए तो आप खुश रहिएगा। वास्तु का बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप कहोगे कि वास्तु ये सब चीज़ है क्या?
तो आपका ग्रह खराब रहेगा तो उधर वास्तु भी आपका खराब हो जाए। मंगल आपका खराब हो गया, आपका मकान खराब रहेगा, अच्छा। क्योंकि मंगल को बोलते हैं भौम, और भौम से बना है भूमि, भूमि। तो भूमि का कारक मंगल है। जिसका मंगल डैमेज होगा उसका मकान वास्तु दोष में आ जाएगा। कई ग्रह, कई कंट्रीज में, स्पेशली कोरियन जैसे कंट्रीज में ये 13 नंबर का बड़ा वो है, जैसे 13 को लोग यूज नहीं करते, विचित्र 13 फ्लोर नहीं होता, हाँ, स्पेशली 4 नंबर यूज नहीं करते। लिफ्ट में 4 ये नंबर क्यों? जहां आता है ना, हाँ। वहां एफ लिखा जाता है वहां। अच्छा। 4 नंबर 13 तो 13 हो गया। 4 का डिजिट का सबसे स्ट्रॉन्ग अंक अगर है तो वो है 4, 13। अच्छा। व्हाट इज 13? 13 कहता है मुझे समझो, तुझे मैं सत्ता दूंगा, अगर तुम मेरा दुरुपयोग करोगे हाँ। तो मैं तुझे पतन दूंगा। 4 नंबर के 13 नंबर के बहुत सारे होटलों में कमरा नहीं होता है। करेक्ट, वही कि कोरिया में 13 नंबर अब यूज ही नहीं इसमें करते। लिटरेचर आया है 13 का निराधार भय, 13 का निराधार है। है। मैंने अक्सर 13 को सत्ता पाते देखा है, लेकिन अगर गुरूर में आ गए तो सत्ता को गिराते हुए मैंने किसको देखा है? 13 को देखा है। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी है। हाँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी है। आपको याद होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में 13 दिनों की सरकार बनी थी, 13 महीने की सरकार बनी थी, 13 तारीख का फैसला। बीजेपी उस समय गुड फील महसूस किया था, शाइनिंग कुछ ऐसा कुछ उसका वर्ड था, मेरे को याद नहीं आ रहा है पूरा। अब बीजेपी सभी में उसमें नीचे गिरता चला गया, बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। लेकिन 13 का कमाल देखो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जब आए तो गोवा में सबसे पहले एक मीटिंग में उनको कुछ पद दिया गया, अध्यक्ष या क्या बनाया गया, वो तारीख भी 13 ही थी। अच्छा। तो 13 ने गिराया, 13 ने फिर से उठाया, बराबर। फिर साइनिंग गुड का फिर से बीजेपी में गुरूर आ गया, अब की बार 400 पार, फिर 4 नंबर। अब मोदी जी का बर्थ डेट 17 तारीख, वो 8 नंबर, 8 4 12, 8 4 12, 12 एक चेतावनी है। व्हाट इज 12? 12 का अंक दुख, कष्ट, मन का संताप और अफसोस देने वाला अंक। तो जो लोग 12 को पैदा होंगे उनके साथ भी ये चीज होगा होगा होगा, उससे अलर्टनेस होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे कुछ अपवाद होते हैं, बहुत सारे कुछ अपवाद होते हैं, रेयरेस्ट है ना, नहीं तो अधिकांश को उसको पीड़ा झेलना पड़ता है, जो हमारा इंडिया भी झेलता है। तो ऐसे जैसे आपने कहा 12, हमारा इंडिया का न्यूमरोलॉजी है 12, INDIA, इसका न्यूमरोलॉजी है 12। 12 का सबसे क्लोज अंक है 7, 3 and 8। ओके, 7 and 8, 7 and 8, 3 7 को रिलेट करता है और 8 को रिलेट करता है। तो आप पीछे से चलिए, हमारे देश के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई के रहे जी, कितने लंबे सत्र तक कैप्टन रहे। चलिए 8 पर जाइए, गांगुली देश के महान कैप्टन रहे, वो भी लंबे सत्र को इंडिया को रिप्रेजेंट किए। करेक्ट। इधर चलिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कॉम्प्लिकेटेड 8 अंक वाले 26 सितंबर का उनका जन्म है। उन्होंने इंडिया को 2 सत्र सेवा दिया, क्योंकि 8-3 का कॉम्बिनेशन बराबर। अब रहा कि उसके बाद भी फिर आए 8 ही अंक वाले प्रधानमंत्री 17, तो 26 से बढ़िया 17 है, इसे 17, इसे 8 ट्रायंगल्स ऑफ वीनस कहा गया है। 8 सिरों वाला शुक्र तारा जो शांति और प्रेम का प्रतीक है। बट 2024 जो है इसका भी मूलांक 8 है, शनि का अंक, ये शनि का ही है। अब मोदी जी भी 8,
8 दूना 16, इसे ध्वस्त किले की संज्ञा दी गई है। बिजली गिरने पर ढहती हुई मीनार से एक व्यक्ति को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, जो सिर पर मुकुट पहने, मीन्स राजा है, लेकिन वो नीचे गिर रहा है। 16 एक चेतावनी है। तो मोदी जी गिरते गिरते बचे ड्यू टू 240। इसके अंक अच्छे रहे, उच्च अधिकारियों से हर सहायता मिल जाता है, इसलिए 240 नंबर जो रहा, ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की। सहायता किया। लेकिन 400 पार वही आया 4 अंक, है ना। ये अंकों का जादू है ना। इसी प्रभाव में 7-3 की जोड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के नव चयनित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, है ना। मेरी भी 7-3 की जोड़ी। हाँ, आपकी भी 7 है ना। और 7-3 इंडिया ने 2023 का मूलांक था 7 जी। इंडिया ने 2023 में क्या नहीं किया, चंद्रयान तक पहुंच गया, क्योंकि 3 को 7 बहुत रिलेट करता है। बट एक अफसोस रहा कि इंडिया जीत कर भी क्रिकेट मैच हार गया, ये हुआ अफसोस। तो 12 को अफसोस भी मिलना है ना जी, समझ गए जी। अब 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, इसका भी मूलांक 8 तो ये भी इंडिया को बचाया ही किसी न किसी तरह से शासन। मतलब कि नंबर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी कारक है, इंडिया में भी कारक है। मैं तो प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, मैं लाइव बता रहा हूँ ना आपके मेरा एक क्वेश्चन है आपकी स्टूडियो में बता रहा हूँ। अगर मेरी बातों को काटे तब तो बताइएगा, मेरा प्रैक्टिस है ना दिन। मेरी एक क्वेश्चन है आपसे, बोलिए। इलेक्शन में अगर हम देखें तो पहला चीज तो ये देखे कि राहुल गांधी जी और मोदी जी का अभी हुआ था, अभी टक्कर हुआ था। अभी आपको जस्ट बोला हूँ 8 दूना 16 व्हाट इज 16? 16 क्या है? 7 का डिजिट का सबसे दुखी अंक है 16। इससे ध्वस्त किले की संज्ञा दी गई है। बिजली गिरने पर ढहती हुई मीनार से एक व्यक्ति को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, जो सिर पर मुकुट पहने, मीन्स राजा है, वो गिर रहा है। अब 8 2 बार टकरा गया, इधर मोदी जी और राहुल गांधी का बर्थ डेट है 19, कितना 19 सूर्य का अंक बराबर जी, और उनका नाम का अंक है 17, बड़ी विचित्र बात है। अच्छा। और 8 शनि का अंक है, 1 सूर्य का अंक है। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, दोनों में बनता नहीं है। अब राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी में बने तो 8 अंक वाले नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जी, मजे की बात समझिए। तो यहाँ कंट्राडिक्टी, एक तो 8 और 1 की जोड़ी उनका नाम। पर ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ही इस बार जीते और राहुल जी का डाउन हो गया? यहाँ पर 2024 का मूलांक 8 है ना। अच्छा, राहुल जी 8 अंक से पीड़ित है ना जी, 8 बार-बार टकरा रहा है ना उनको। अच्छा। हाँ, उनके लिए कुछ स्वर्णिम टाइम, कुछ अलग ज़ोन या कुछ नया अगले साल से हो सकता है, क्योंकि अगले साल का मूलांक है 9 और इनका बर्थ डेट है 1-9 का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और 19 तारीख में अपवाद में ऐसे लोग असफल होते हैं, नहीं तो 19 तारीख में जन्मे श्रीमती इंदिरा गांधी का बर्थ डेट था 19, उनकी दादी जी का। अच्छा। क्या कहना है, कितने बड़े नेत्री रहे, है ना। जी, जी, जी। मुकेश अंबानी का बर्थ डेट है, बड़े-बड़े लोग का बर्थ डेट है। अच्छा। कुछ अपवाद में है, राहुल गांधी का बर्थ डेट अपवाद में है। अब रही बात कि इंडिया के लिए 2025 कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अच्छा। 9-3-12 इंडिया का अंक है 3 और अगले वर्ष का अंक है 9। तो ये सरकार हो सके तो अगले वर्ष में जाकर बड़ी कंट्राडिक्टी पैदा हो सकता है, थोड़ा विरोधाभास भी हो सकता है। हाँ, 2019 अगर पार कर गए तब तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन जी। समझ गए ना। तो इंडिया को 7 और 8 बहुत रिप्रेजेंट करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2014 और 15। 2014 का मूलांक है 7 जी। 2014 का अंक है 7। 2014 ने एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री दिया नरेंद्र मोदी को जी। तो 7 वहां भी। तो अंकों के राज को समझिए, बड़े खोल कर समझा रहा हूं, बहुत फेयर है।
तो इसके मैजिक को समझिए, इसका मैजिक को जो समझ लेगा तो हाँ। मजा आएगा। जी। और मैं अपने कार्यालय में लोगों को बड़े प्यार से बताता हूँ, कम से कम एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे, कुंडली नहीं सीखोगे, हस्तरेखा नहीं सीखोगे, अपने दैनिक जीवन में अंकों से भी अगर थोड़ा सीख पाओ, अपने अकाउंट नंबर, गाड़ी का नंबर, दैनिक जीवन में कौन से तारीख में हम काम करें, कौन सा तारीख में स्टूडेंट अपना फॉर्म फिलअप करे, तो निश्चित तौर पर उसकी एनर्जी 100% पॉजिटिव होगी। हाँ, सब चीज इसी पर निर्भर नहीं होगा, आपके एटमॉस्फेयर, आपके कुंडली का ग्रह, बहुत सारी चीज मैटर करेगा। तो जैसे 1 से 9 तक हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर पढ़ते हैं, हर किसी का बर्थ एक डेट पे होता है, तो उनका सबका सेपरेट। क्या बात है, आप न्यूमरोलॉजी पर ही आज आ गए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। सबका एक सेपरेट, आपने कहा कि लकी नंबर से जो नंबर हम यूज करेंगे, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले एक इम्प्रेशन दे रहा हूँ नंबर का। और जी, आपने द टीके बनाया है जी, और आपने मुझे बुलाया है, फिर जी, टीके पर आ रहा हूँ। जी। आज की तारीख क्या है, बता सकते हैं? आज है 15 जून। जी, आज की मैजिक बता रहा हूँ जी, कि द का अंक है 5 जी। और आपने मुझे बुलाया है। आज है 15 15 मीन्स 6। 6 शुक्र का। हाँ, तो ये चैप्टर पूरा 6 में कन्वर्ट होता है। जी, इसलिए मैं आज आपके ऑफिस में, स्टूडियो में मैं विराजमान। अच्छा। तो ये अंकों का राज यहाँ पर है। हम्म, और मैं बैठा भी हूँ तो मेरा भी बर्थ डेट 15 अगस्त। अच्छा। समझ गए? जी, तो ये राज है, ये मैजिक है। कुछ इसे कनेक्शन है नंबरों में। कुछ नहीं, बहुत कनेक्शंस हैं। अच्छा। आपके साथ 6 का बहुत कनेक्शन है। 7 6 13 सत्ता देने वाला योग बना है, जी। अगर उसको सही यूज करेंगे तो। और इसे हम सही यूज कैसे करेंगे? हाँ, सही यूज प्रैक्टिकली करेंगे, समझ के करेंगे। ये तो मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, जी, सुनने में अच्छा लगेगा, थोड़ा देर बहुत अच्छा लगेगा, कुछ सीखेंगे, कुछ लोग को कान से इधर से उधर चला जाएगा कि ये आपका काम नहीं है। जी, जी। तो अंत में विशेषज्ञ से मिलना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अंत में मेरे कार्यालय ही आना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। वकालत की किताब रखी है, ज्योतिष का किताब रखा है, सब लोग तो वो बन नहीं सकते हैं। जी, हम लोग अपने जीवन को इसमें समर्पित किया है, तो विषय को इंडिविजुअल लोग समझते हैं आकर। हुँ, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, अच्छा। आप मकान बनाए, मकान का नाम क्या रखें, उस पे कौन सा इंप्रेशन अच्छा आएगा, फैक्ट्री का नाम क्या होना चाहिए, हुँ, खास करके ये अंकों के द्वारा बहुत बढ़िया इम्प्रोवाइज किया जा सकता अच्छा। है ना? शायद इसीलिए और आजकल एक समाज के लिए एक सलाह है कि बच्चे को कम से कम हम लोगों से उसका लकी नाम जरूर डेवलप करवा लीजिए। ओके। 10वीं देने के बाद जब बच्चे आते हैं, उसके नाम का एंड बैंड बजा रहता है, तो हमें भी अफसोस होता है, उसके गार्जियन भी बोलते हैं, महाराज हमको तो पता नहीं था। हमको एक तो जानता इंसान नहीं। के जो नाम होता है जीवन में कितना असरदार होता है? बहुत बहुत कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते मेरा नाम खुद ही एग्जाम्पल है। हैं? अच्छा, मेरे माता पिता ने सुबोध नाम रख दिया, जी, तो एक तो जस नाम तत्गुण, ईश्वर ने मुझे सुंदर बोध देने के लिए पैदा किया, निमित्त बनाया। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जीरो, मुझे निमित्त बनाया है। हुँ, आप कुछ नहीं करते हो जीवन में, याद रखिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप नहीं कुछ करते हो। आपसे सब वो इंजीनियर है ऊपर वाले जो करवाते रहते। हाँ, तो दीपेश जी, ये आपने पूछा कि ये आपका नाम? हाँ, हाँ। तो सबसे पहले मेरे नामांक जो हैं जी, वो 27 है। अच्छा, तो मैं अभी बताया था 27 का बेस्ट कॉम्बिनेशन, दोनों चंद्रमा और वरुण नक्षत्र को कवर करता है। कवर इसलिए 9 का डिजिट का सबसे बढ़िया अंक है 27। अच्छा, उर्वरक बुद्धि का लाभ खुद भी पाता है इंसान और समाज को भी देते हैं। देता है। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब आप तो क्लियर कर दी कि हाँ। नाम कितना इम्पोर्टेंस है। सलमान खान का बर्थ डेट है 27 दिसंबर, जी, तो उन्हें उर्वरक बुद्धि कला आर्ट से ही आया है। मिलता है। हुँ, तो अंकों का, हमारे कुंडली का, ग्रहों का हमारे ऑरा, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा असर होता है।
अच्छी बात याद रखिए, हमारे घर का वास्तु का है ना, निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सभी चीजें, इसलिए बहुत अध्ययन से हर चीज को करना चाहिए। पंडित जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो ये है कि काफ़ी लोगों हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी वो रिच होते हैं या फिर उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, बहुत पैसे कमाते हैं और एक टाइम आता है कि वो फुल फॉल डाउन हो जाते हैं, पूरे ही फॉल डाउन हो जाते हैं। तो इससे क्या रिलेट होता है? ये क्या एस्ट्रो में क्या होता है ऐसा कि ये लोग फॉल डाउन हो जाते हैं? एस्ट्रो के साथ साथ आप लक्ष्मी का नाम क्या क्या जानते हैं? श्री जानते हैं। लक्ष्मी को चंचला भी बोला गया है। अच्छा। लक्ष्मी चंचला है, ठीक है। वित्तस्य त्रयम गति, धन की 3 गति है, भोग, दान और नाश। नाश। भोग, दान और नाश। घड़ी का सुई 3 कांटा चलता है, घंटा, मिनट और सेकंड। तो धन चंचला है, चलायमान है। वित्तस्य त्रयम गति, भोग, दान और नाश। आप दान नहीं भी करना चाह रहे हो, फिर भी अगर आपका ग्रह स्थिति ठीक नहीं तो हॉस्पिटल में आपको 2 लाख चला ही जाएगा। भोग का समय है, शुक्र आपके प्रबल चल रहे हैं, सभी ग्रह अच्छे चल रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हो, ये हुआ भोग, है ना। नाश, हर चीज का एक नश्वर पोजीशन आता है, एक दिन अंत होता है। यस। अब वो नाश क्यों होता है? उनकी ग्रह दशा खराब आती है, उनके घर का वास्तु खराब होने लगता है, कुछ सीपेज आने लगता है, दक्षिण दिशा में पानी का सीपेज आ गया, गीला हो गया, ये रहा है ना, नाली गिर गया, या कोई अपने मर्जी से कुछ और मकान बना दिए, हमको आइडिया नहीं था, एक कमरा और बना देते हैं, वो वास्तु पूरा खा गया। एक ईंट भी आपके मकान को डैमेज कर सकता है, याद रखिए, पूरा वास्तु को खत्म कर सकता है। पीपल उग गया घर में तो समझिए कि आपका पतन का समय आ गया है। आ गया है। तो ये न कहें कि वो क्यों हुआ ऐसा, होना भी तो है, कुछ बिरले होते हैं, टाटा, बिरला, है ना, इनके कुछ ऐसे ही उगता है जिसका कि पूरा प्रभाव होता है। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन ग्रहों पर आधारित है, हमारा वास्तु भी ग्रहों पर आधारित है। घर में साफ सफाई रखे इंसान, अचड़े कचड़े न रखे, मंत्रों का उच्चारण करे, है ना, हमारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र साउंडफुल अगर आप पढ़ते हो, कुछ भी ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए, तो आपके घर का नेगेटिव ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाए। नष्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो घर का वास्तु सही रखिए, बाकी हम विशेषज्ञों से थोड़ा सलाह लेते रहिए। हम अपनी कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में अच्छा करें, आपके बच्चे क्या बन सकते हैं, उसके सिम्टम क्या हैं, वगैरह वगैरह। पंडित जी, आज आप हम लोग बहुत ही सौभाग्यशील हैं कि आप यहाँ आ जाए और बस मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज आपसे एक ऐसा रेमेडी चाहता हूँ जो भी इस रेमेडी को करे, बहुत सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। उनके लाइफ का जो भी इश्यूज़ हो, वो कुछ हद तक कम ज़रूर हो जाए। तो क्या आप वो देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कोशिश करे आदमी, बोलते हैं ना कि किसका मुँह देखे तो क्या हो गया, हाँ। है ना? आज मेरा दिन खराब हो गया। तो इसी हाथ से कर्म करते, पैसा लेते हैं, देते हैं, चोरी भी चमारी करता है तो इसी हाथ से करता है, पुण्य भी करता है तो इसी हाथ से करता है। जी। तो सबसे पहले प्रातः उठे आदमी, तो पहले अपने हाथ को देखे। जी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, या कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास है, कर के मूल भाग में या पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का वास है। तो सबसे पहले अपने कर कमल को देखिए, सिर पर हाथ लगाइए, आंख पर हाथ लगाइए, धरती को प्रणाम कीजिए, क्योंकि हमको इसी धरती ने पैदा किया है, ठीक है ना जी। भूमि को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए,
उनकी एनर्जी ले लिए, फिर चलते चलिए, आपका दिन शुभ होगा, सब बढ़िया होगा, है ना? तो इतने वाक्य के साथ मैं आपके सभी व्यूअर्स को शुभकामना देता हूँ सुंदर जीवन का। हाँ, ज्योतिष को हास्यास्पद ना बनाए, अच्छा, ज्योतिष विद्या को हास्यास्पद ना ना बनाए। हास्यास्पद क्या होता है? लोग कभी-कभी इसको, और कुछ विशेषज्ञ भी इसको बनवाते हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, ये ज्ञान है, नॉलेज है, कोई ज़रूरी कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही इसको पढ़ सकते हैं। जी, पांडित्य जो है सिर्फ पंडितों में नहीं आ सकता है, आप संस्कार से पंडित होते हैं। कुंडली में, है ना, ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण, है ना, जी, ये सभी कुंडली में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से समाशूद्र वर्ण में भी ब्राह्मण पैदा होगा, उसमें भी वो संस्कार दिया पाया जाता है। ब्राह्मण रूपी, ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है कुल खानदान से, जी, लेकिन वो ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। हमारे कानून वेत्ता बनाने वाले जो थे, है ना, बी आर अम्बेडकर जी, तो वो तो छोटे से जाति से थे, लेकिन महाज्ञानी थे। महाज्ञानी थे। हम सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। जी, तो कर्म से भी आप संस्कारी हो सकते सके। तो मेरी शुभकामना है आपके इस स्टूडियो के लिए, मेरा खूब आशीर्वाद भी है। आप लोग खूब अच्छे रहें, व्यूअर्स भी सब खुश रहें, जी, यही मेरी शुभकामना। और हम लोग को इतना सारा ज्ञान एक दिन में लेके काफ़ी मज़ा आया और मेरे हिसाब से सारे व्यूअर्स बड़े खुश होने वाले हैं, ये आपका पॉडकास्ट देख के, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, वो ना ही सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी था, ना कि सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी था, बट इट्स ऑल अबाउट द इंट्यूशन, ठीक है? मैं ज्योतिष को एक दृष्टि मानता हूँ, जी। एक इंडिकेटर हूँ मैं, आई एम इंडिकेटर, हुँ, है ना? आपको बताता हूँ कि आगे पुलिया टूटा है, गाड़ी धीरे ले जाइए। हाँ, तो ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए, हाँ, इससे बेनिफिट उठाइए। हाँ, आपको जो लगे, आपने एक प्रश्न किया था विश्वास कैसे करें? जी, तो विश्वास नहीं करें, इसका फ़ायदा उठाइए। जी, विश्वास करने का मतलब है आप संदेह में हैं। जी, विश्वास वहीं आता है जहाँ अविश्वास की मात्रा होती है ना? इसलिए ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए और सभी लोग उठाएँ और इसको बढ़ावा दें लोग समाज में। तो इनका मैं आप लोगों के लिए पंडित जी का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी डिटेल है मैं डाल दूँगा। हुँ, हुँ। सो चलो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं।